सरल रेखीय गति के संबंध में एकांकिक प्रश्न देखिए। एक कण का त्वरण a बराबर 3t² + 2t + 2 समय t पर निर्भर करता है। पूर्ण विराम। तो अंकिक प्रश्न करने का तरीका ये हुआ कि एक वाक्य जहाँ दिया हुआ हो पहले उसको अपने तरीके से रफली लिख लीजिए। a बराबर ये दिया हुआ है, समय t पर निर्भर कर रहा है। a dv/dt होता है 3t² + 2t + 2, ये हो गया। यदि कण 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गति प्रारंभ करता हो, इसका मतलब स्टार्टिंग में, यानी t बराबर 0 पर v बराबर 2 मीटर पर सेकंड हुआ। t बराबर 0 पर v बराबर 2 मीटर पर सेकंड हुआ। तो 2 सेकंड बाद कण का वेग ज्ञात कीजिए। वेग ज्ञात करना है, a त्वरण दिया हुआ है, dv/dt होता है। dt को इधर ले जाएंगे तो dv बराबर ये dt। अब इसका समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन dv इंटीग्रेशन dt बराबर, इसमें फॉर्मूला लगाया है हमने, इंटीग्रेशन x⁴n dx x⁴n+1/n+1 वाला बेसिक फॉर्मूला है। तो यहाँ 3 कांस्टेंट है, जू का तू लिख दिया। v पर निर्भर नहीं कर रहा है, t पर निर्भर नहीं कर रहा है। t² x⁴n dx t⁴2 dt, तो t² x⁴n+1, तो t⁴2 + 1/2 + 1। ऐसे ही 2t t⁴1 + 1, 1 पावर पहले से यहाँ है, 1 + 1 प्लस 2 मतलब 1 dt, 1 का t हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट। जैसे बताया था कि अगर लिमिट नहीं दी हुई है, अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन है, निश्चित समाकलन है जिसमें लिमिट दी हुई होती है, यहाँ से यहाँ तक लिमिट दी हुई है तो कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, और जब लिमिट नहीं दी हुई है तो कांस्टेंट लिखेंगे, और जो लिमिट दी हुई है फिर कांस्टेंट की जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगा मान। तो ये हुआ, 3 कैंसिल हो गया, t⁴3 प्लस t² प्लस 2t प्लस c, ये v की वैल्यू आ गई। 2 सेकंड पर वेग निकालना था तो t का मान 2 सेकंड रख दिया, ये आ गया। और इससे पहले देखिए c का मान निकालेंगे, जो कांस्टेंट c है उसका मान निकालेंगे। t बराबर 0 पर v बराबर 2 मीटर पर सेकंड है, तो 2 लिखेंगे और t का मान 0 भरेंगे तो c का मान 2 आ गया। इसी समीकरण में लिखेंगे तो ये 18, तो 2 सेकंड बाद कण का वेग 18 मीटर प्रति सेकंड हो गया। एक और अंकिक प्रश्न देखेंगे। 2 रेल पटरियों में पर ट्रेन A लंबाई दी हुई है, उत्तर से दक्षिण इस चाल से, तथा ट्रेन B दक्षिण से उत्तर एक दूसरे की ओर आ रही हैं। अब देखिए, जहां कहीं भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा की बात होगी, हमेशा ऐसे बनाएं, ये इतना बनाएं, और ये एरो जिधर लगा होता है वो नॉर्थ उत्तर होता है। इसके राइट में पूरब हो जाएगा, पूरब है तो पश्चिम हो जाएगा, उत्तर है तो दक्षिण हो जाएगा। अब इसमें क्या है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, ऐसे ट्रेनें आ जा रही हैं, 2 पैरेलल ये ट्रेनें आ जा रही हैं। तो इसका तरीका ये हुआ कि हमने एक दिशा को पॉजिटिव मानना है, या तो हम
इस वाली दिशा को पॉजिटिव मान लें या फिर इस दिशा को पॉजिटिव मान लें। अभी हमने फिलहाल ए वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है, यानी जो नॉर्थ से साउथ की ओर आ रही है उसे हमने पॉजिटिव मान लिया। यानी एक तरह से 40 जो चाल है ये उत्तर से दक्षिण, इसको हमने प्लस का मान लिया, तो दक्षिण से उत्तर अपने आप माइनस हो गया। ये इस दिशा में अगर पॉजिटिव मानेंगे तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछा गया है। पूछा है बी का ए के सापेक्ष वेग। ए के सापेक्ष, इसका मतलब है कि ए के वेग को घटाना है, माइनस ए का वेग बी के वेग में से बी का वेग निकालना है, ए के सापेक्ष निकालना है, तो ए के वेग को घटाएंगे। तो बी का ए के सापेक्ष वेग हुआ बी का वेग माइनस ए का वेग। जैसे ये हमने लिखा 30, इसका मतलब ये हुआ कि हमने बी जो 30 वाला है इसको हमने इस समय पॉजिटिव लिया है। जब बी पॉजिटिव लेंगे तो ए का वेग अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम 30 को बी के वेग को पॉजिटिव ले रहे हैं, बी इधर जा रहा है, तो ए का वेग अपने आप नेगेटिव हो गया। 30 माइनस 40 70 मीटर पर सेकंड। ये पॉजिटिव आया है, 30 की दिशा में है, तो बी की दिशा में हो गया, अर्थात दक्षिण से उत्तर की ओर। जैसे पूछा गया है ट्रेन का और पृथ्वी का, ट्रेन ए के सापेक्ष, पृथ्वी का पूछा गया है, ट्रेन ए के सापेक्ष। ए के सापेक्ष इसका मतलब ए के वेग को घटाना है, पृथ्वी के वेग में से ए के वेग को घटाना है, और पृथ्वी के वेग की दिशा में आएगा, पृथ्वी के वेग की दिशा में आएगा, पृथ्वी के वेग में से ए का वेग घटाना है। तो इस तरह से पृथ्वी का वेग 0 है, क्योंकि सारे वेग पृथ्वी के सापेक्ष ही ले गए हैं। -40 ए का वेग, ए के वेग को हमने नेगेटिव माना हुआ है, तो ये हो गया -40 मीटर पर सेकंड दक्षिण से उत्तर। देखो -40 मीटर पर सेकंड, आगे हमने लिख दिया, चिन्ह नहीं लगाया, मतलब प्लस ही, 40 मीटर प्रति सेकंड दक्षिण से उत्तर की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे हमने पॉजिटिव माना है। तो अगर हम दिशा लिखेंगे तो फिर चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है। चिन्ह लिखेंगे तो जो इस दिशा में होगा वो पॉजिटिव और जो इस दिशा में होगा वो नेगेटिव। ये बात है मेन। तो यहाँ जैसे आगे पूछा है, दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में लगा हुआ समय निकालना है। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दो ट्रेनें हैं, जैसे एक ट्रेन बी है, एक ट्रेन ए है, ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे जा रही है। जब ये एक दूसरे को पार करने में, यानी जब इनके इंजन यहाँ आएंगे सामने, यहाँ से, अब देखो जैसे ये स्थिर मान लो, तो इस ट्रेन को कहाँ जाना है, इसे यहाँ से जाकर यहाँ तक जाना है। ये पूरी लंबाई यहाँ चली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार करने का मतलब ये हुआ कि ये जमा ये, इतनी लंबाई इंजन को पार करनी है। एक इंजन को यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पार करनी है ना। दोनों गाड़ियों की लंबाई के बराबर दूरी जब चल लेंगे तो वो एक दूसरे से पार हो जाएंगे। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी हुई, दोनों गाड़ियों की लंबाई दी हुई है, एक की 200 मीटर है, एक की 150 मीटर है, तो 200 जमा 150 मीटर। और चाल 70 लिखा है हमने, क्यों? क्योंकि बी का ए के सापेक्ष, इसका मतलब बी की दिशा वाला, बी की दिशा वाला 70 आएगा। अगर ए के
बी का ए के सापेक्ष, अगर ए का बी के सापेक्ष निकालेंगे तो ये -70 हो जाएगा। तो इस कैसे कर लीजिए, तो ये 70 हो गया, चाल है एक दूसरे के सापेक्ष, क्योंकि दोनों ही गाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी, तो इसमें एक का दूसरे के सापेक्ष ले सकते हैं। दिशा की बात जरूरत यहां है नहीं। 70 5 सेकंड आ गया। अच्छी तरह से इस सवाल को देखेंगे। एक और अंकित प्रश्न देखेंगे। किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई है। ये है भवन, इसकी ऊंचाई 25 मीटर दी हुई है। इसके ऊपरी सिरे से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कोई गेंद ऊपर की ओर फेंकी गई है। कहाँ तक जाएगी? जहाँ इसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक h1 ऊंचाई जाती है, यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 समय लगता है, तो यहाँ से वापस यहाँ तक आने में भी समय t1 लगेगा। ओके, तो अब देखिए क्या कहा गया है। जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है, यानी यहाँ से धरती से उसकी ऊंचाई 25 मीटर है, ये ऊंचाई 25 दी हुई है। अब देखिए जरा सवाल को, यहाँ से यहाँ वहाँ तक जाएगा जहाँ अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तो इसमें अगर t1 समय लगा, प्रारंभिक चाल दी हुई है, तो हम ये सूत्र लगा सकते हैं, v बराबर u माइनस जी टी। क्यों लगाया? क्योंकि v बराबर u प्लस AT सूत्र होता है। इसमें सभी एक ही दिशा में होते हैं। कोई भी वस्तु u चाल से जा रही है, इसी दिशा में त्वरण a है, t समय में इसी दिशा में इसका वेग बढ़कर v हो गया, और इसी दिशा में इसके द्वारा तय की गई दूरी s हो गई। इनमें से a, u, v, s ये सब एक ही दिशा में है। जो भी विपरीत दिशा में होगा उसी का चिन्ह माइनस का कर देंगे। जैसे यहाँ गुरुत्वाकर्षण G नीचे की ओर होता है, क्योंकि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर ऊर्ध्वाधर तल पर नीचे की ओर खींचती है। तो G नीचे की ओर हो गया, इस दिशा में फेंका गया, G त्वरण नीचे की ओर है, तो V बराबर U माइनस जी टी। V 0, U 20 माइनस 10 दिया हुआ है T1 का मान 2 सेकंड आ गया, यानी 2 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, 2 सेकंड में यहाँ भी आएगा। अब और देखिए, और जैसे ये वापस यहाँ आएगा, इसकी चाल इस दिशा में वही होगी, 20 से फेंका गया है तो 20 ही यहाँ होगी, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो हम यहाँ ये कर सकते हैं कि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से यहाँ से चला और यहाँ तक आने में, यानी 25 मीटर गिरने में कितना समय लगेगा, हम इसका आकलन कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से यहाँ तक आने का समय, दूसरी समीकरण है 25 बराबर ut 20 गुणा t प्लस हाफ गुणा 10 गुणा टी स्क्वायर, h बराबर ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर। चूंकि इसी दिशा में वेग ऊपर से जब नीचे आया है, जब ऊपर से नीचे आया है तो नीचे की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, और नीचे की ओर त्वरण G है, यहाँ से यहाँ कर नीचे की ओर दूरी 25 मीटर है। तो अगर इसको लगाएंगे 25 बराबर 20t ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ तक का समय आ जाएगा, केवल यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है ना? अगर यहाँ से यहाँ तक का निकालना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक का T1, यहाँ से यहाँ तक का फिर T1, और यहाँ से यहाँ तक का ऐसे निकाल सकते हैं। और तरीके देखिए, जैसे h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर हमने क्या किया है, ये 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका गया है, या यूं कह लीजिए -20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से नीचे फेंका गया है। ऊपर की ओर चाल हमने 20 मीटर प्रति सेकंड दी है, तो इसकी नीचे की ओर चाल माइनस हो गई। इस दिशा में ये 25 मीटर जाएगा, इसी दिशा में त्वरण G है, ये प्लस का हो गया। तो अगर हम इस दिशा में गति देखेंगे, यहाँ u -20 मीटर प्रति सेकंड, इस दिशा में त्वरण G प्लस का, इस दिशा में गहराई 25 मीटर। तो ये समीकरण हमने लगाया है, h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, u माइनस का 20 रखा, इस दिशा में लिया है ना, तो ये यहाँ से चलकर यहाँ तक आने का टोटल टाइम हो गया। मतलब इसमें ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, तो सीधे हो गया, क्योंकि इसकी चाल ऊपर 20 थी तो नीचे की ओर -20 ली जाएगी,
और इससे हमने कैलकुलेट किया, इस पूरे को देख लीजिए, समीकरण दिया हुआ है, सॉल्यूशन इसमें सीधा बीजगणितीय समीकरण हल किया गया है। और देखो समय माइनस में नहीं होता है, इसलिए प्लस का लिया गया है 5 सेकंड। और देखिए जैसे यहां से ये u वेग से फेंका गया, h1 ऊंचाई पर गया, अंतिम वेग 0 हो गया, तो बिना समय वाला v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh वाला समीकरण लगा सकते हैं। ये वाला v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ऊपर की ओर फेंका गया और g1 नीचे की ओर है, तो 0, अंतिम वेग 0 होगा ही ऊपर जहां जाएगा, u 20 है, माइनस 2g h1, तो h1 यहां से कैलकुलेट किया 20 मीटर आ गया, तो यानी यहां से ये 20 मीटर हो गया, ये 25 मीटर है, नीचे का 25 मीटर है, तो टोटल हाइट हम देखें तो 45 हो गई। ऐसे भी हम सूत्र लगा सकते हैं कि यहां वो 0 वेग से पहुंचा, यहां से चला, t1 समय में यहां गया, h1 ऊंचाई गया, और जब यहां से नीचे की ओर चला तो यहां से यहां तक अगर समीकरण लगाएंगे, u प्रारंभिक वेग 0, और यहां से इसको देखे 20 मीटर ये और 25 ये, 45 मीटर चलना है, और यहां से यहां तक टोटल गुरुत्वाकर्षण g नीचे की ओर है। अगर यहां से यहां तक का टाइम t2 हम माने तो इसमें कौन सी समीकरण लगा सकते हैं, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये समीकरण यहां लगा सकते हैं। h टोटल हाइट 45, u प्रारंभिक वेग 0, क्योंकि यहां से चला नीचे की ओर तो 0, हाफ gt स्क्वायर, तो यहां से कैलकुलेट करेंगे, इसे t2 का मान आ गया, प्लस माइनस आएगा लेकिन प्लस समय माइनस नहीं लिया जाएगा, तो यहां से यहां तक का समय अलग से 3 सेकंड हमने निकाल लिया। तो देखिए यहां से यहां तक का समय 2 सेकंड आया है, यहां से यहां तक का समय 2 सेकंड आया है, यहां से यहां तक का अलग से समय निकालेंगे तो 3 सेकंड आएगा। तो एक तरह से ये समझिए, नहीं 1 सेकंड ये हुआ, t1 का मान पहले वाला 2 सेकंड आया है, तो 2 सेकंड यहां से यहां जाना है ना, और टोटल टाइम लगा है 5 सेकंड का। इसका मतलब यहां से यहां तक का समय 3 सेकंड, तो 2 सेकंड ये और 3 सेकंड ये, t2 का मान यहां से 3 सेकंड आया है देखो। तो इस सवाल को अलग अलग पूछा जा सकता है, यहां से यहां तक कितनी ऊंचाई गया, कितना समय लगा, यहां से यहां तक कितनी ऊंचाई गिरा, कितना समय लगा, यहां से यहां तक का कुल समय कितना होगा, यहां से चलकर वापस यहां तक आने में कितना समय लगेगा। तो ये सारे तरह के सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। इसमें हमने कई अलग अलग तरह के ये सब हल करने का प्रयास किया है, बहुत अच्छी तरीके से इसे देख लेंगे।